चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में हमने आपको काफी सारी चीजें पहले बता दी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपने देखा है कि सिंपल एक कलर आप बैकग्राउंड के फॉर्म में लगा सकते हैं, या आप कोई अपनी जेपीजी या कोई भी पीएनजी या जीआईएफ इमेज को आप बैकग्राउंड की तरह से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कलर स्कीम को अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सीएसएस आपको इस बात की अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बैकग्राउंड के फॉर्म में किसी कलरफुल स्कीम को यूज कर सकें। जैसे कि आप किसी शेडिंग कलर स्कीम को देना चाहते हैं, मतलब शेडेड बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं और कुछ कलर्स का उसमें यूज करना चाहते हैं, और कलर्स भी आपकी अपनी चॉइस के होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कलर्स भी आपकी चॉइस के हों, तो उसके लिए भी आप बैकग्राउंड का यूज करते हैं। पर बैकग्राउंड में आपको जो है यहाँ पर दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज देनी होती है। जैसे हम इसी पेज को कॉपी कर रहे हैं अभी, और एक नई हम फाइल यहाँ पर खोल रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पेज बना हुआ है जिसमें हमने कुछ टैग्स यूज किए हुए हैं। थोड़ा कम कर देते हैं। ज्यादा टेक्स्ट नहीं रख रहे हैं, थोड़ा ही रखेंगे। तो ये कुछ डेटा है हमारे पास, यहाँ हमने ये डेटा अपना ले लिया है, और अब हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग को क्लोज कर रहे हैं, और लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज कर रहे हैं। ये पेज हमारा यहाँ पर बना हुआ है। अब इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हम देना चाहते हैं। यहाँ से हम बीजी कलर हटा दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में जो है यहाँ पर कलर स्कीम लगे। कोई इमेज नहीं चाहिए तो इमेज हटा देंगे। कोई हम जब इमेज नहीं है तो अटैचमेंट का मतलब ही नहीं होता, और इमेज नहीं है तो इसका यहाँ पर कलर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर चाहिए शेडेड कलर स्कीम देने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी यूज करनी होती है वो बैकग्राउंड इमेज ही यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि आप किस तरीके की शेडिंग स्कीम अपने उसमें चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर किस तरह की जो भी कलर स्कीम चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले ही लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने कहा कि शेडेड कलर चाहिए, और मान लीजिए कॉम्बिनेशन चाहिए आपको ब्लू और ग्रीन का या कोई भी दो कलर्स का। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज के बाद आप ये लिखेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, यूजुअली बैकग्राउंड इमेज के बाद कोलन लगाते थे यूआरएल, और यूआरएल के बाद पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी फाइल का नाम डालते थे। बट अब हम यहाँ फाइल का नाम नहीं डालेंगे, बल्कि इसकी जगह पर हम यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी लीनियर डैश ग्रेडियंट। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो है कोई भी स्पेस नहीं रहेगी। लीनियर डैश ग्रेडियंट बिल्कुल एक साथ लिखते जाएंगे, और ब्रैकेट में आकर के ब्रैकेट खोलेंगे, और यहाँ पे कोई भी दो कलर आपकी चॉइस के लिख दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक आप कलर येलो लेना चाहते हैं, और सपोज येलो के बाद में मान लीजिए आपने कहा कि हम ग्रीन कलर लेना चाहते हैं, तो ये आप कलर प्रॉपर्टीज देंगे। अब हम इसे सेव करेंगे यहाँ पर। फाइल का नाम पूरा कर दिया हमने, फाइल का जो भी नाम देना था वो दिया, और .html लगाया, सेव करेंगे। और अब हम इस फाइल को अपनी रन करके देखेंगे। रन करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम आपको यहाँ पर शेयर करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो येलो और ग्रीन दो कलर्स हमने दिए थे, और वो दोनों कलर्स देखिए बैकग्राउंड में आ गए। तो किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर स्कीम को आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, और दो कलर जो भी आपको लेने हैं वो आपके अपने मतलब उस हिसाब से हो सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट जो होती है वो आपकी जो ये लाइन में ऐसे ग्रेडियंट स्कीम दिखाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लीनियर ग्रेडियंट रखना हो, या लीनियर ग्रेडियंट तो रखना है लेकिन आप इस तरह से नहीं रखना चाहते थे। कलर्स का जो स्कीम है, सपोज यही दो कलर रखने हैं, लेकिन मान लीजिए इस तरह से नहीं रखना है कि पहले येलो और नीचे ग्रीन। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं कलर की, तो क्या करेंगे, तब आप इस लाइन को यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे, सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। लेकिन लीनियर ग्रेडियंट के बाद में अगर हम चाहते हैं कि कलर की डायरेक्शन चेंज हो, तो सपोज हमने कह दिया टू राइट,
कॉमा येलो ग्रीन, बस इतना ही चेंज करेंगे। बल्कि ये वाली लाइन हम डिसेबल कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर लिख रहे हैं टू राइट येलो ग्रीन। अब हम इसे सेव करेंगे, यहाँ कर आएंगे और यहाँ पर आकर के हम इसे रिफ्रेश करेंगे। वेट, ये देखिए। तो अब जो है उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना होगा पहले। तो जैसे हमने येलो कलर डिफाइन किया है, और लीनियर ग्रेडियंट स्कीम में हमने क्या कहा है, टू राइट, और कौन सा कलर पहले लिखा है, येलो, और उसके बाद लिखा है ग्रीन। तो टू राइट मतलब राइटवर्ड आप चलिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो चल रही थी वो राइटवर्ड चलेगी, और फिर पहले येलो कलर दिखा रहा है, फिर आपका ग्रीन कलर दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आपने कहा कि येलो और ग्रीन के साथ में सपोज आपको बीच में एक और कलर देना है, यहाँ पर मान लीजिए सपोज ग्रे, सेव करेंगे। तो देखिए येलो, ग्रे और ग्रीन, तो मैक्सिमम ऐसे जो है आप 7 कलर्स डाल सकते हैं, जो कलर्स आपको देने हो आप डालते हैं। हालांकि इतनी पेपी वेबसाइट्स हम वेब पेजेस को नहीं बनाते, ज्यादा से ज्यादा 2 कलर्स का आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। टू राइट टू लेफ्ट यूज कर सकते हैं, और टू टॉप टू बॉटम यूज कर सकते हैं, और वैसे बाय डिफॉल्ट वो बॉटम वर्ड ही चलता है। तो कोई भी 2 या 3 कलर्स का चॉइस लेकर के आप ग्रेडियंट स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप देख पाएंगे कि आपके जो वेब पेज के बैकग्राउंड है वो किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर यही चीज जो है डाउनवर्ड करनी है तो टू बॉटम करेंगे, या आपने कहा कि कलर जो हमें देने हैं लीनियर ग्रेडियंट स्कीम में, उन कलर्स का एक रेशो यूज करना है। तो कलर्स का कितना रेशो यूज करना है वो रेशो भी आप परसेंटेज वाइज दे सकते हैं। कैसे करना है हम आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको कलर्स का दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया, मान लीजिए टू, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ली, तो चाहिए डिसेबल कर देते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं यही लाइन, टू टॉप कॉमा ऑरेंज below, comma orange, comma red, comma purple, comma blue, comma black। सेव कीजिए।
ठीक है, तो आप परसेंटेज वाइज अगर देते हैं तो इस तरह से परसेंटेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कलर की जो भी परसेंटेज आपको लगानी है। और या दो से ज्यादा कलर देने, जैसे अभी क्या हो रहा है कि 50% स्क्रीन येलो ने कवर कर ली है और 50% स्क्रीन जो है वो ऑरेंज ने कवर की है। लेकिन अगर आप एक कोई और कलर देते हैं तो वो कितना पोर्शन स्क्रीन का कवर करेगा वो भी आप बता सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, दोबारा से लिखना है एक बार ये लाइन यहाँ पर। यहाँ ये लिखा ही हुआ है, चलिए लीनियर ग्रेडियंट लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। यहाँ मान लीजिए हमने दे दिया रेड कलर, और रेड को हमने दे दिया सपोज वो स्क्रीन का 10% एरिया कवर करेगा। फिर हमने यहाँ मान लीजिए दे दिया ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर हमने दे दिया सपोज 85% दे दिया सपोज हमने, ये हो गया। और एक हमने दे दिया यहाँ पर ब्लू कलर। तो कितने कितने प्रोपोर्शन में, मतलब वो दिखाएगा कि कितने कितने हम उसमें देखें ब्लू कलर का कितना प्रोपोर्शन हो इसमें। तो मान लीजिए इसको हमने थोड़ा बड़ी वैल्यू दे दी, सपोज 80% दे दिया। अब हम सेव करके यहाँ आएंगे और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाएगा। तो ये कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो ग्रेडियंट स्कीम आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव या गुड लुकिंग बना सकते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी चॉइस क्या है। अगर आपको इस तरह से बनाने हैं वेब पेजेस को लीनियर, कोई भी ग्रेडियंट स्कीम अप्लाई करनी है तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई बात ग्रेडियंट स्कीम की, जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड को लगाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि भले ही हम कलर स्कीम चेंज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो बैकग्राउंड इमेज ही यूज होता है। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड इमेज का एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज और सेट करते हैं। अब इसके बाद हम पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके। पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज या वो प्रॉपर्टीज जिससे हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन डिसाइड करते हैं एक वेब पेज पर, उसको हम पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कई सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को की एक पोजीशन को वेब पेज पर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वेब पेज पर कौन सी पोजीशन लेगा। कैसे? एक नया वेब पेज खोल ले रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं और बेसिक अपने टैग्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हेड टैग लिखना ही है, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग देना ही है और स्टाइल टैग को क्लोज भी किया जाएगा। उसके बाद में हम क्लोजिंग हेड टैग का यूज करेंगे। हेड के बाद में हमारा नेक्स्ट जो टैग होता है दैट इज बॉडी टैग, जो डिसाइड करता है कि वेब पेज के कंटेंट्स कहाँ पर होंगे और क्या होंगे, ये हम बॉडी टैग में लिखते हैं। बॉडी टैग में आप जो कुछ भी लिखते हैं वही आपके पेज पर विजुअलाइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने एक दो लाइनें लिख ली, सपोज पिछले पेज से ही हमको एक दो पैराग्राफ ले लेते हैं यहीं से। बस इतना लिया हमने, नेक्स्ट पेज पे गए, हमने इसे पेस्ट कर दिया। कुछ भी हमने यहाँ पर ना तो कोई अभी वो यूज किया है, कोई और दूसरा टैग नहीं यूज किया, सिंपली हमने यहाँ पे कुछ डेटा ले लिया है और इसको हम यहाँ पर बस लिख दे रहे हैं, एक ही पैराग्राफ के फॉर्म में हम इसे रख दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा डेटा यहाँ पर बना हुआ है। अब हम सबसे पहले इस कंटेंट को लिखने के लिए एक DIV ब्लॉक का यूज करेंगे। DIV ब्लॉक जिसमें कि आपको पता ही कि कंटेंट जो है वो एक ब्लॉक की तरह से आ सकता है। और यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले DIV ब्लॉक का यूज करेंगे। DIV ब्लॉक हमें लिखना है तो ऑब्वियसली इसका क्लोजिंग टैग भी हमें देना ही पड़ेगा कि हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको देनी है पोजीशन। ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन भी पेज पर हम डिसाइड करना चाहते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर आएंगे और किसको हमें देना है, हमें DIV टैग को देना है। तो DIV टैग का नाम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और करली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर अपना पूरा स्टाइल अब डिफाइन करेंगे। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन आप देते हैं तो वो पोजीशन जो है स्टैटिक यूज की जाती है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब ये है कि फिक्स पोजीशन है जिसको आप मतलब जो है नॉर्मल फ्लो की तरह से नहीं दिखाई देती है और ये बदलती नहीं है। स्टैटिक का मतलब ये होता है जो चेंज नहीं होती है, जो फिक्स रहती है वो हमारी स्टैटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब स्टैटिक देने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हम अपने DIV टैग के लिए कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि भाई बॉर्डर क्या होगा और
कितने गैप के साथ होगा, तो मान लीजिए हमें देना है बॉर्डर, तो बॉर्डर हमने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए सपोज हमने कहा कि हमें 3 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए। कैसा चाहिए? डॉटेड चाहिए। डॉटेड किस कलर का चाहिए? ब्लू कलर का चाहिए। ये हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि हमारे जो हम DIV दिखाने वाले हैं, जो कंटेंट हमारा आएगा उसके बॉर्डर कैसे होंगे। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के लिए यहाँ पर आना होगा और यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड कलर आप डिसाइड कर लेंगे। एक सिंपल बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया। फिर बॉर्डर स्टाइल आपको कैसा रखना है, तो बॉर्डर स्टाइल आप दे सकते हैं जैसा भी आपको देना हो। हमने मान लीजिए रिच बॉर्डर स्टाइल दे दिया। लास्ट सेशन में हम लोग देख चुके हैं इसको। ये हो गया। और बॉर्डर की अब रह गई है विड्थ, तो बॉर्डर की विड्थ हमें देनी है, इसको हमने 2 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पर दे दिया। तो ये सारी चीजें हो गई। अब सिर्फ रह जाती है हमें इसकी क्या देनी है, पोजीशन। तो पोजीशन जो हमें देनी होगी वो पोजीशन हम क्या देंगे यहाँ पर, उसके लिए लिखेंगे पोजीशन और यहाँ पर आके लिख देंगे स्टैटिक। अब हम इसे सेव करेंगे, पोजीशन डॉट एचटीएमएल सेव करेंगे। और ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो भी स्पेसिफिकेशंस आपने दिए हैं, बॉर्डर को कोई कलर दिया ही नहीं है तो बॉर्डर कलर वो आपका ब्लैक ही दिखा रहा है। बाकी अगर आप बॉर्डर को कोई कलर दे देते हैं, थिकनेस ज्यादा कर दें, तो आपको वो भी यहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल अपना अप्लाई हो जाता। तो ये तो हमारी जो है ये पोजीशन जो होती है पेज पर, ये इसकी स्टैटिक पोजीशन कहलाती है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब ये है कि जहां पर आप पोजीशन नॉर्मल फ्लो के हिसाब से नहीं रखते हैं, जैसे नॉर्मल फ्लो होता है वैसा नहीं दिखता, उससे आपको ये डिफरेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट इसके अलावा हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है फिक्स्ड प्रॉपर्टी। फिक्स्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि चाहे आप कंटेंट को कैसे भी स्क्रॉल करें, मतलब आप वेब पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप 2 ही तरीके से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या तो फिर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी तरीके की आप स्क्रॉलिंग करेंगे, एलिमेंट जो है वो फिक्स रहेगा। तो उस स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी हम स्क्रॉलिंग करें लेकिन वो कंटेंट हमारा पेज पर हमेशा विजिबल रहे, उसकी विजिबिलिटी अफेक्ट ना हो स्क्रॉलिंग से, तो आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तब आप उसकी प्रॉपर्टी फिक्स कर देते हैं। कैसे करेंगे? अभी क्या है कि अगर कंटेंट जैसे यहाँ पर ज्यादा होता, थोड़ा सा कंटेंट अब ज्यादा ले लेते हैं हम यहाँ पे, यही डेटा जो है ये कुछ ज्यादा डेटा ले लिया हमने। अब हम यहाँ से फिर से आ रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये देखिए डेटा ज्यादा है। जैसे ही डेटा एक वेब पेज से ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार्स आ जाती है, और स्क्रॉल बार्स के साथ के थ्रू या माउस के स्क्रॉल व्हील से आप डेटा को स्क्रॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डेटा अब इस तरह से बना हुआ है। अब हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। पोजीशन को चेंज करने के लिए अब हमें जाना होगा यहाँ पर इसके स्टाइल टैग में, और ये जो पोजीशन स्टाइल है इसको तो फिलहाल हम डिसेबल कर रहे हैं। ओ सॉरी, इसको हम डिसेबल कर रहे हैं और एक नेक्स्ट पोजीशन हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, पोजीशन इज फिक्स्ड। ये कर दिया हमने। सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी क्या होगा कि अगर हमने ये चीज जो हमारी फिक्स प्रॉपर्टी है, ये चीज हमने अगर उसमें डाल दी होती, मतलब एक उसका हम ये भी डिफाइन कर देते कि ऊपर से कितना रखना है, कितना स्पेस रखना है, और दे देते मतलब पैडिंग वगैरह पूरी दे देते, तो ये जो है ये फिक्स रहता है, ये नहीं आता। हालांकि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो है पेज को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, और वो सेक्शन जो है आपका एक तरीके से ऑफसेट बन जाता है, और फिर आप कंटेंट को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब कंटेंट जो है स्क्रीन पे रहेगा, पूरा पेज स्क्रॉल करेंगे, बाकी डेटा स्क्रॉल होगा, लेकिन जिसको आप फिक्स पोजीशन डाल के दे देंगे वो जो है आपका फिक्स रहेगा, वो स्क्रॉल करने पर भी
स्क्रीन से डिसअपियर नहीं होगा। एक सेकंड हो जाइए, इसको सही कर देते हैं। हटाइए देते हैं यहाँ से। कंटेंट ले लेते हैं नए पेज पर, तो सेव करते हैं। यहाँ पर थोड़ी प्रॉपर्टीज अब हम चेंज कर देंगे। हमको फिक्स पोजीशन रखनी है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने दे दिया कि बॉर्डर हमें कैसा चाहिए। हमने बॉर्डर दे दिया यहाँ पर 3 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए हमको। कैसा चाहिए? सॉलिड चाहिए। किस कलर में चाहिए? ब्लू कलर में चाहिए। तो ये ले लिया हमने। बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना है तो बैकग्राउंड कलर ले लीजिए। यहाँ पर CY सियान कलर दे दिया आपने, ये हो गया। उसके अलावा और आप अब रख देते हैं इसकी पोजीशन, और यहाँ कह देते हैं फिक्स्ड। ऊपर से कितने पिक्सल छोड़ करके लिखना शुरू करें? मान लीजिए आपने कहा 100 पिक्सल्स। ऐसे ही लेफ्ट से कितना पिक्सल्स लिख करके छोड़ करके लिखना शुरू करें? तो आपने दे दिया 40 पिक्सल्स। फिर आपने यहाँ टॉप लेफ्ट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट अगर देना चाहते हैं तो अलाइनमेंट दे दीजिए, और पैडिंग अगर देना चाहते हैं तो पैडिंग दे दीजिए। नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपने किया। और उसके बाद यहाँ से आपने इसको ये आपने यहाँ कर दिया। अब हम इसे सेव कर रहे हैं। और CSS रन करा के देखते हैं। नेक्स्ट, और ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि ऊपर से इतना पिक्सल्स लिख करके रखे, नीचे से इतना, लेफ्ट से इतना छोड़ दे। तो टॉप से उतने पिक्सल छोड़ करके ये बॉक्स आया, लेफ्ट से उतने पिक्सल छोड़ के बॉक्स आया, सॉलिड ब्लू कलर का आया, और ये बॉक्स आया। अब अगर आप देखें तो इसके बैकग्राउंड में टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट इतना ज्यादा लिखा हुआ है इसलिए वो पूरा दिख रहा है। और जब हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इस बॉक्स की, इस टेक्स्ट की, इस एलिमेंट की पोजीशन फिक्स हो गई है। आप डेटा को कैसे भी स्क्रॉल करें, अगर आपके पास स्क्रॉल बार होती, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और लेफ्ट टू राइट भी आप स्क्रॉल कर रहे होते, तो भी आपका ये जो डेटा है, ये जो बॉक्स है, ये जो DIV टैग के थ्रू आपने इसकी डिजाइनिंग करी है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, ये नहीं लेगा। तो अगर आप कभी ऐसा कुछ चाहते हैं कि कोई चीज आप मान लीजिए कंटिन्यूअसली फ्लैश करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं लोगों का अटेंशन उस तरफ जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे, और आपको सिर्फ पोजीशन फिक्स करने के साथ साथ बस ये बताना होगा कि वो कंटेंट कहाँ पर, किस जगह पर स्क्रीन पर आपका दिखाई दे। तो एक हो गया हमारा स्टैटिक पोजिशनिंग, और दूसरा हो गया हमारा फिक्स पोजिशनिंग। तीसरे टाइप की जो पोजीशन होती है दैट इज स्टिकी। स्टिकी का मतलब ये होता है कि अगर आप एलिमेंट को, जो भी आपका एलिमेंट है, वेब पेज पर डालते हैं, और जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो फिक्स पोजीशन तक ही आप स्क्रॉल कर सकते हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप स्क्रॉलिंग को भी रिलेटिव रखना चाहते हैं, मतलब जितने एरिया में चाहते हैं स्क्रॉलिंग की परमिशन देना, उतने ही एरिया को परमिट करें, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि हम पोजीशन जो है वो स्टिकी दे देंगे। स्टिकी जो हमारी पोजीशन होती है वो आपकी रिलेटिव और फिक्स पोजीशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन आपको स्टिकी के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें ऑफसेट पोजीशन जो है वो स्क्रॉलिंग एरिया के बिल्कुल नियरेस्ट सुपर पोजीशन पर कंपेयर करनी होती है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, कैसे हम ये देंगे, आपको पहले दिखा देते हैं। फिर से एक नया पेज खोलते हैं। एक नई फाइल हमने क्रिएट की, यहाँ से हमने लैंग्वेज सेट करी। पिछले पेज पर आए,
पूरा डेटा कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया सबसे पहले तो। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी पोजीशन फिक्स की जगह रख देते हैं स्टिकी, ये लिखेंगे उसे। सेव करते हैं css_sticky डॉट html। देखिए अब क्या है कि जैसे पहले था कंटेंट पीछे जा रहा था, इसके बैकग्राउंड में भी कंटेंट जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि उतना एरिया उसने छोड़ दिया जितना हमने दिया, तो उसमें कंटेंट भी हमारा नहीं आ रहा है। बस हाँ ये है कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तब तो कंटेंट ऑब्वियसली उसके नीचे से निकलेगा, क्योंकि फिर तो कंटेंट जो है उसके पीछे है ही, तो इसके लिए आप लाते हैं। बाकी आप एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है इतने एरिया, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें यहाँ पर आकर के। हमने कहा कि टॉप से 200 पिक्सल्स की हाइट डाल दी और विड्थ डालनी है 400 पिक्सल्स की। सेव करिए, ब्राउजर विंडो में आइए और रिफ्रेश करिए। थोड़ी सी वेव और बढ़ा देते हैं। तो इसको यूजुअली चाहे आप स्टिकी रखें या ये रखें, इसको यूजुअली रखते आप इसीलिए जिससे कि आप डेटा के किसी एक सेक्शन को बॉक्स की तरह से स्क्रीन पर फ्लोट करा सकें। लेकिन एक्चुअली बॉक्स फ्लोट नहीं करता, कंटेंट मूव होता है, पर वो बॉक्स जो होता है वो अपनी पोजीशन पर स्टिक करके रहता है, चिपक के रखता है। तो ऐसे केस में आप पोजिशनिंग आप ये देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएसएस के थ्रू लिस्ट्स बनाने की। लिस्ट भी आप कई तरीके से बना सकते हैं, वैसे तो आपको पता ही कि आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन सीएसएस आपको हेल्प करता है ज्यादा इनहैंस मैनर में अपनी लिस्ट को दिखाने की। तो अगर आपको सीएसएस की हेल्प से लिस्ट क्रिएट करनी है तो किस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक नया पेज लिया, लैंग्वेज चेंज करी, एक सिंपल सी हम लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। लिस्ट को बनाने के लिए अभी तो आप ही को पता है कि अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो ओएल टैग यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आप बना रहे होते हैं तो यूएल टैग यूज करते हैं। तो खैर किसी भी तरीके की एक लिस्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि हमें यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बना देते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें ओपन और क्लोजिंग टैग लगेंगे। इसमें लिस्ट एलिमेंट्स जो है आप एल आई टैग के साथ देंगे, जिनको ओपन और क्लोज करना कंपलसरी है। 3-4 नाम हम यहाँ पे कुछ लिख ले रहे हैं।
ये हमने यहाँ पे 4 नाम लिख लिए और वैसे तो सिंपल लिस्ट तैयार करी है। सेव करेंगे, CSS लिस्ट के नाम से हम इसे दे रहे हैं .html। अभी अगर हम सिंपल देखें तो ये हमारी सिंपल सी एक लिस्ट है जिसमें बिल्कुल उतना ही काम किया जैसे आप पहले नॉर्मली लिस्ट क्रिएट करते थे। बुलेटेड लिस्ट एक आ गई क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट दिया है तो डिस्क के फॉर्म में बुलेट्स यहाँ पर आ गई और आपको दिखाई देनी है। लेकिन अब आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं और CSS से क्या हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले जब आप कोई लिस्ट डिफाइन करते हैं तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि लिस्ट का टाइप क्या होगा। लिस्ट स्टाइल टाइप देने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा और आपको किस एलिमेंट को देना है, आपको li टैग को देना है, सॉरी ul टैग को देना है। तो ul टैग जो है ये है, ये करेंगे यहाँ पर। और अब आप यहाँ बताएंगे कि लिस्ट स्टाइल टाइप, ये लिखिए। लिस्ट स्टाइल टाइप में आप दे सकते हैं या तो बुलेट सॉरी डिस्क, या दे सकते हैं सर्किल, या दे सकते हैं स्क्वायर। जैसे अगर आपने यहाँ पे दिया डिस्क तो ये हो गया। उसके अलावा और आप क्या देना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपने कहा कि डिस्क में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं इसको हम कलर देना चाहते हैं तो कलर दे दीजिए। सपोज आपने यहाँ से क्या दिया, ग्रीन कलर। हम इसे सेव करेंगे और सेव करके हम इसके ब्राउजर विंडो पे जाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कलर आपने ग्रीन डिसाइड किया है। फॉन्ट फैमिली भी डिसाइड कर सकते थे, सब कुछ डिसाइड कर सकते थे। तो लिस्ट में जो कुछ भी आपको देना है उसके लिए पूरी बाकायदा वैसे ही फॉर्मेटिंग करते हैं जैसे आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग की है। जैसे यहाँ पर आए, अब आपने यहाँ पे कह दिया कि हमको फॉन्ट कैसा चाहिए। फॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू आपने दे दिया मान लीजिए ल्यूसिडा हैंड राइटिंग। ये भी एक फॉन्ट है जो पहले से हमें मिल रहा है। अब आपने फॉन्ट का साइज रखना है तो साइज रख दीजिए। मान लीजिए आपने कहा 25 पिक्सल का साइज रखना है। अगर आपने कहा फॉन्ट इतना, ठीक है। सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। अभी जो बुलेट्स आप देख रहे हैं वो डिस्क टाइप के देख रहे हैं। हालांकि आपके पास ऑप्शन है कि बुलेट आप डिस्क के अलावा और भी कई तरीके के देख सकते हैं। जैसे बुलेट के अलावा आप क्या कह सकते थे, सर्किल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, जब ये पेज ही दोबारा से खोलेंगे। डिस्क है, स्क्वायर है और सर्किल है, ये 3 चीजें हम यहाँ से देते हैं।
देखिए यहाँ पर आ गया है स्क्वायर, या फिर आप तीसरा क्या ले सकते हैं, या तो आप ले सकते हैं यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर सर्किल के फॉर्म में आप लगा सकते हैं। तो सर्किल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर आप ले सकते हैं डिस्क के फॉर्म में बुलेट्स। इतनी चीजें आप करेंगे। और क्या कर सकते हैं आप नेक्स्ट, फिर हम यहाँ पर इसी लिस्ट में आ रहे हैं अपने पेज पर। आपको अगर नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो नेस्टेड लिस्ट भी आप बना सकते हैं। वो आपको पता ही है कि हमारी एक्सटर्नल लिस्ट होती है, बाहर वाली अंदर वाली, तो इस तरह से दे सकते हैं। और मान लीजिए आपने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई थी, सपोज जैसे अमन ये कहा, और ये जो है ये सपोज 2 डिपार्टमेंट देख रहा है मान लीजिए, तो इसके अंदर हमने कहा इसकी अपनी खुद की एक लिस्ट बनानी है, तो ये दे दिया। और हमें मालूम है कि इसे भी क्लोज करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पर सपोज हमने कहा LI, और यहाँ सपोज हमने कहा ये सेल्स देखता है, और ये जो है मार्केटिंग देखता है। तो ये ऐसे भी आप ले सकते हैं। या आपने कहा कि यहाँ पर मान लीजिए अकाउंट्स देखता है, बस ये एक ही डिपार्टमेंट देख रहा है। इसको मान लीजिए बोला कि ये इन्वेंट्री भी देख रहा है, और एक ये ले लिया, ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए लिया, आदित्य को सपोज कोई नहीं देना है, सेव करेंगे। तो आपने वहां पे भले यूएल टैग और ओएल टैग दो अलग अलग यूज, अच्छा ये नहीं दिया नहीं, यहाँ भी हम ओएल टैग ले रहे हैं और इसको हम क्लोज कर रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग कंपलसरी है। इसी तरीके से यहाँ भी हम ओएल टैग ले रहे हैं और इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग कंपलसरी आपको रखनी है। सेव करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखिए ऑर्डर्ड ली है तो 1 2 3 आएगा, अनऑर्डर्ड ली है तो बॉर्डर वो आपके बुलेट्स आएंगे। और बुलेट्स में भी जैसे भी बुलेट्स आपको देने चाहिए, चाहे डिस्क देना हो, चाहे आपको तो स्क्वायर हो, चाहे आपकी वो क्या नाम है सर्किल्स हो, इस तरीके से कैसे भी आप बुलेट्स वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, हम CSS के थ्रू टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो टेबल्स के लिए आपको पता ही कि टेबल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज तो मालूम है कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है। अब उसमें सिर्फ आप फॉर्मेटिंग का काम ही कर सकते हैं। तो एक टेबल को एक अच्छे ढंग से आप कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हमें बताइए कि हमने आपको मार्की टैग बताया है, बताइए अतुल मार्की टैग पता है आपको? MARQUEE। नेलिया आप भी बताइएगा, सब लोग बताइएगा। यस मैम बताया था, बट सेकंड वाली जो इन लोग की है पता नहीं, इसका नहीं पता नहीं नहीं इन लोगों के बैच में हो चुका है, इन लोगों का हो चुका है। हाँ मैम बताया है। तो ठीक है, चलिए तो टेबल का स्टार्ट कर देते हैं। आज हो तो नहीं पाएगा टेबल का, लेकिन फिर भी टेबल एक बेसिक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और स्टाइलिंग हम कल करके देख लेते हैं। हाँ, तो टेबल कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए क्या करना होगा, अब बंद होने वाली, कब क्या करोगे? अब लेके भी क्या करोगे? क्या बोलिए, जब तुम समझ ही नहीं पाए हो लेके क्या? आपको टेबल लेनी है, बनानी है यहाँ पर। तुम यार जान ना नोचे वहां से क्या है। अबे वो कॉल की सिस्टम मिला दो जरूर करता है। छुटकारा पाए तो ये वीडियो बहुत चलता है इधर। म्यूट कर लीजिए अतुल, म्यूट कर लीजिए प्लीज। लगा देते हैं तुम यार, मेरा पेन ड्राइव खराब कर। चलिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको कई सारे टैग्स का पता होना चाहिए। जैसे सबसे मेन टैग जो होता है वो टेबल टैग होता है, ओपन और क्लोज किया जाता है।
अगर आपको उस टेबल में हेडिंग देनी है तो आपको टीएच टैग की भी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट रो जो आप क्रिएट करते हैं वो टीएच टैग से ही क्रिएट करते हैं। टीएच टैग में जो भी डेटा आप लिख देते हैं वो हेडिंग के फॉर्मेट में ही आता है। फिर आपको हर रो के लिए टीआर टैग देना पड़ता है, और रो के अंदर जो सेल्स बनाई हैं उनमें कंटेंट लिखने के लिए टीडी टैग देना पड़ता है। तो एक सिंपल सी टेबल हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। टेबल हमने दिया यहाँ पे, और इसे हमने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया है। टेबल के बाद आपको अगर हेडिंग देनी है तो उसके लिए टीएच टैग का यूज किया है। जितनी बार ओपन करेंगे उतनी बार क्लोज करेंगे। कितनी बार ओपन करेंगे ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी टेबल में कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो हमें हमारी टेबल में 2 ही कॉलम्स है मान लीजिए। फिर जितनी रो उतनी बार आपको टी आर टैग देना होगा, और जितने कॉलम्स उतनी बार आपको टीडी टैग देना होगा। ये सब ओपन और क्लोज होते हैं, सब के सब, टीआर हो चाहे टीडी हो चाहे टीएच हो चाहे टेबल टैग हो, सब ओपन भी होते हैं और इनको क्लोज भी किया जाता है। तो हमने कहा कि हमको जो है यहाँ पर जो 3 कॉलम्स है नहीं ना, 2 ही कॉलम्स है। तो सबसे पहले टेबल हमने ली और यहाँ पर हमने कहा कि हेडिंग देनी है। मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखना है स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर मान लीजिए उसकी लिखनी है हमको ग्रेड। ये हमने टीएच टैग में डाल दिया। अब पहले स्टूडेंट का नाम मान लीजिए है मानसी, और उसकी ग्रेड क्या है, उसकी ग्रेड है सपोज ए। तो इस तरह से तो टीडी टैग के अंदर ओपन किया, क्लोज किया, टीडी टैग में फिर ओपन करके कंटेंट लिखा, फिर टीडी टैग को क्लोज किया और लास्ट में टीआर टैग को क्लोज कर दिया। यही कॉपी कर ले रहे हैं, जितने भी लोगों के लिए बनाना है उतनी टेबल हम यहाँ से ले लेंगे, उतने ये दे देंगे। अब हम यहाँ पर नाम चेंज कर दे रहे हैं, मानस। यहाँ सपोज हमने दे दिया सी ग्रेड, डी ग्रेड, ये किया, सेव करेंगे। और अभी सिर्फ अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारी जो है हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। बाय डिफॉल्ट टेबल जब आप क्रिएट करते हैं तो उस टेबल में बॉर्डर्स भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि बॉर्डर दिए ही नहीं गए। तो आपको अगर बॉर्डर देना है और किस तरह का बॉर्डर देना है, तो या तो फिर आप ये सारा काम हर बार करें, माने जितनी रो के लिए सेटिंग करनी है उतनी बार करना होता है। ये आपने जिन लोगों ने पहले टेबल क्रिएट करके देखी है उनको पता है कि जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई टेबल को सेंटर में अलाइन करना है, तो टेबल को सेंटर में अलाइन करने के लिए तो टेबल टैग में लगाएंगे। लेकिन अगर आपको हेडिंग्स को सेंटर में अलाइन करना है तो टीएस टैग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ऐसे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ये ऐसे बाकायदा लिखना पड़ता है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अगर एक जगह लिख करके आप छोड़ देते हैं और दूसरे उसमें टैग में नहीं लिखते हैं, तो जब आप ब्राउजर विंडो में आएंगे तो यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट जो है वो मतलब आएगा नहीं उस वाली कॉलम का। जिस कॉलम को नहीं दिया उस कॉलम का अलाइनमेंट नहीं आएगा। बहरहाल हम चाहते ही नहीं है कि हमें ये सब करना पड़े। हम चाहते हैं यहाँ पर कि हमारा जो कंटेंट है हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ये ऐसे अलग अलग करना ना पड़े, और ये सब अपने आप जो है चीज सही हो जाए। ऐसा अगर आपको करना है तो जाहिर सी बात है इसके लिए आप सीएसएस की हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि सीएसएस ही वो ऑप्शन है, वो चीज है जिसकी मदद से आप टेबल को पूरे के पूरे टैग्स के स्टाइल कर सकते हैं और आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे अगर हमने कहा पूरी की पूरी टेबल के लिए हम स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा स्टाइल टैग के अंदर, टेबल टैग बनाना पड़ेगा और इसकी ही आप यहाँ पर स्टाइलिंग करेंगे। जैसे सबसे पहले आप टेबल को अलाइन कहाँ करना चाहते हैं, तो हमने कहा टेबल को हम पेज के बीचों बीच अलाइन करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर में।
ठीक है, ये हमने कर दिया। और क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि टेबल का बॉर्डर हो, तो बॉर्डर अगर हमें देना है तो बॉर्डर कलर देना है, तो किस कलर का बॉर्डर हो, तो मान लीजिए आपने कहा ब्लू या कोई भी कलर आपने लिया, हमने टील कलर ले लिया, टील कलर का बॉर्डर हो। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर अगर हमें देना है तो वही बैकग्राउंड कलर कौन सा हो, ग्रे हो, ये दे दिया हमने। अभी हम इतना ही कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और अपने ब्राउजर विंडो पे आकर के जल्दी से देख लेते हैं कि क्या चीज हुई। तो बॉर्डर हमने दिया था लेकिन फिर भी बॉर्डर नहीं आया, बैकग्राउंड कलर हमने दिया था तो बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा, टेबल का अलाइनमेंट भी अभी सेंटर नहीं हुआ। यहाँ पर लिख दीजिए। तो बॉर्डर कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि बॉर्डर का हमने ये नहीं दिया कि बॉर्डर हमें कितने पिक्सल्स का चाहिए, तो हमें कहा हमें 2 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए। और इतना करने के बाद ये देखिए टेबल सेंटर में अलाइन हो गई है। बॉर्डर स्क्रीन पर हम कितना दिखाना चाहते हैं, एरिया कितना कवर करे टेबल का, हम टेबल जो है वो पेज का हमने कहा 80% एरिया कवर करे। और बॉर्डर कलर अलग से देने की जरूरत ही नहीं है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ दे दिया है। अब हम यहाँ पे कहेंगे बॉर्डर कैसा चाहिए, तो उसमें आप थिकनेस और कलर दोनों चीजें साथ में दे दीजिए। हमने कहा 2 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए और टील कलर का बॉर्डर चाहिए। ये करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो पर आएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने पर देखा टेबल ने 80% एरिया कवर किया, लेकिन सब होने के बावजूद भी ये जो अलाइनमेंट, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट नेम तो अलाइन है सेंटर में और ये जो चीज है ये हमारी इस तरफ हो गई है, जबकि आप चाहें अगर तो अलाइनमेंट सब चीजें एक साथ ही होनी चाहिए। तो ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी हम जो भी ये चीज दे रहे हैं, यहाँ पे ये अलाइन इक्वल टू सेंटर तो खैर टेबल के लिए किया है, पर यहाँ जो चीज हम दे रहे हैं वो यहाँ पर टेबल के लिए हो रही है, लेकिन आपको करना है सब चीजों के लिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीआर कॉमा टीडी यानी कॉमा सेपरेटर का यूज करके हर उस टैग का नाम लिखेंगे जिसके के लिए आप ये प्रॉपर्टीज कॉमन रखना चाहते हैं। अब सेव करते हैं एक बार फिर, बल्कि इसको हम जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कोई दूसरा दे देते हैं, ग्रे येलो कलर दे देते हैं, पता चले। सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में आते हैं और रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर कैसा चाहिए, अब सिर्फ क्या चीज नहीं सेंटर में है, ये जो हमारे कंटेंट है सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक बार फिर से यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे सेव। अभी अगर आपको इतनी टेबल वैसे नॉर्मल बिना सीएसएस के बनानी होती तो जितनी भी रो होती है आपके टेबल में सब रो के लिए आपको ये कलर स्कीम बतानी पड़ती कि बॉर्डर ऐसा इस कलर का दीजिए, अलाइनमेंट सेंटर कीजिए, बैकग्राउंड में कलर ये दीजिए, हर बार ये काम करना पड़ता। उसके लिए आपको यहाँ पर हर बार यहाँ आना होता, और जैसे यही टेबल है इसी को कॉपी कर रहे हैं, अगर बिना सीएसएस के करते तो आपको यहाँ हर बार बताना पड़ता टीएच, फिर यहाँ पे देते बीजी कलर इज इक्वल टू, सपोज कोई और कलर आपने यहाँ पे लगा दिया, मान लीजिए यहाँ हमने दे दिया पिंक कलर,
तो फिर ये आपको जहां जहां देना है वहां वहां आपको इसे देना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है। ऐसे इसमें भी देना है, फिर अगर ऑब्वियसली इसमें भी देना ही होगा तो यहाँ देना है। अब रो में बैकग्राउंड कलर क्या देना है, तो रो में बैकग्राउंड कलर मान लीजिए आप, अब ये सब जगह यही रखना है। तो आपको हर बार बिना CSS के ये मेहनत करनी पड़ रही थी, आपको हर बार ये चीज आपको ऐसे करनी पड़ती, ये ऐसे। लेकिन बिना CSS के आपको क्या और फायदा हुआ कि आपने सिर्फ यहाँ पर एक बार बता दिया और एक साथ सबकी स्टाइलिंग करी, तब जाकर के आपकी स्टाइल जो टेबल है ये बनी। तो आपने इंटरनल स्टाइल अप्लाई किया तो वहां नीचे वाली टेबल पे इसीलिए काम नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने इंटरनल स्टाइल अप्लाई किया। एक बार इंटरनल स्टाइल को अगर हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें, डिसेबल कर दें इस स्टाइल टैग के अंदर की चीज को यहाँ पर, और तब हम सेव करें और यहाँ से आकर के रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे पूरा देना पड़ेगा। बॉर्डर इज इक्वल टू डबल बॉर्डर देना है तो 2, ऐसे मतलब पूरा आपको स्टाइल करना पड़ता। लेकिन जब आप बिना उसके दे रहे हैं, खाली CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार में आपका काम हो जा रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजें छुट्टी हुई हैं, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा अभी सब जगह, इसलिए हम उतना टाइम अब नहीं है क्लास के लिए, तो ये छोड़ देते हैं। तो टेबल को आपको बनाना है, तो अब जब से आप मतलब जब CSS यूज करने लगते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसे करते हैं, तब फिर अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और ये अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको हम आगे और भी अभी टेबल की स्टाइलिंग देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हम एक टेबल के साथ कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा और ये चीज ट्राई करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा।